नमस्कार। आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। फ्रेंड्स, फाइनली बहुत सारे आप लोग का डिमांड था कि सर बीपीएससी का पीवाईक्यूज क्वेश्चन करवा दीजिए। तो फाइनली आप लोगों के बीच में लेके आ चुका हूँ पीवाईक्यूज का सीरीज। और आप देख सकते हैं ये घटना चक्र अवलोकन की बुक है और मार्केट में तो इसका तोड़ है ही नहीं, आप सबको पता ही है। न्यू एडिशन है 2025 एडिशन। तो सारे सब्जेक्ट में यहाँ पे करवाने वाला हूँ आपको फुल एनालिसिस के साथ। और आप सबको बताया कि बीपीएससी में पीवाईक्यूज का कितना महत्व है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो बुक है आप यहाँ पे तस्वीर में देख पा रहे हैं, इसमें 38वीं बीपीएससी से लेकर 17वीं बीपीएससी तक के सारे क्वेश्चन है। साथ में बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, बीपीएससी मतलब कि एएसओ, बीएओ और सीडीपीओ का जो जितने भी क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बायोलॉजी में कौन कौन सा टॉपिक आपको यहाँ पे मैं जो पीवाईक्यूज में करवाऊँगा कौन कौन से टॉपिक कवर किया गया। और मैं आपको बार बार बताता हूँ कि भाई आपको जब भी आप थ्योरी वाला सेक्शन को कंप्लीट करते हैं तो पीवाईक्यूज को ध्यान में रख के करना है ना। तो पहला जो टॉपिक हम लोग का रहने वाला है जीव विज्ञान की जो है उपशाखाएं, जैव विकास। दूसरा टॉपिक वर्गीकी। तीसरा आप देख सकते हैं सेल कोशिका से क्वेश्चन भर भर के आते हैं, है ना। और बीपीएससी के जो है पीवाईक्यूज में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे गए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आनुवंशिकता, जैव उर्वरक। उसके बाद अगला चैप्टर रहेगा मानव शारीरिकी एवं जो है यहाँ पे क्रिया विज्ञान। पादप कार्यकी बहुत इंपॉर्टेंट है। रोग एवं उपचार, आनुवंशिक इंजीनियरिंग तथा जो है बायोटेक्नोलॉजी का ये खासतौर पे करंट अफेयर्स का जो है क्वेश्चन रहता है, यहाँ पे जोड़ के पूछे जाते हैं कुछ विविध वाला सेक्शन। देखिए मानव शरीर की जो तंत्र जो होगा ना, ये जो आप देख सकते हैं यहीं पे होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम की मैं बात कर लो, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर लो, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर लो, स्केलेटन की बात कर लो, नर्वस सिस्टम की बात कर लो, सब यहीं पर कवर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको यहाँ से पता लगेगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से टॉपिक आपको पूरे करने हैं। और पीवाईक्यूज तो डायरेक्टली आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सारे क्वेश्चन को माइंड में सेट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, पहला जो चैप्टर है आप देख पा रहे हैं, है ना। चैप्टर का नाम है जीव विज्ञान की उपशाखाएं। देखो भाई, एक बात मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आपको करना क्या है। जो लोग पेड बैच में हो, मैं आपको बायोलॉजी बहुत कायदे से एकदम डिटेल एनालिसिस के साथ सारे टॉपिक पढ़ाया हूँ। तो जाके जरूर पहले थ्योरी वाला सेक्शन को कंप्लीट करना, उसके बाद पीवाईक्यूज, उसके बाद एमसीक्यूज। इतना ही करना है, साइंस आपकी मुट्ठी में होगा, है ना। तो आपको सारी चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं। देखिए, हम आपके लिए 71st बीपीएससी के लिए 60 डेज़ का मास्टर प्लान लेके आए हैं और इसमें हम लोग का टारगेट है 110 से 15 प्लस मार्क्स गेन करने का और डेफिनेटली क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो ये सीरीज ऑलरेडी शुरू है, तो अभी भी आप जुड़ते हैं तो जो भी क्लासेज हो गए हैं तो आपको दिख जाएगा, जैसे मैं आपको बैच में जोड़ूंगा, है ना। तो सारे सेक्शन का प्लेलिस्ट बना दिया। उसका फी जो है मात्र 1599 है। इसमें सारे सब्जेक्ट है, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे साइंस हो, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें एनसीईआरटी का भी कंपैरिजन है, शॉर्ट नोट्स मिल जाता है। तो इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा 9341766130। इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। पेमेंट का नंबर ये है 7319924130। इस नंबर पे आपको पेमेंट करके भेजना होता है, उसका स्क्रीनशॉट करके 93 वाला नंबर भेजिएगा, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। ये कंप्लीट बैच है 71st बीपीएससी के लिए और अभी भी आपके पास लगभग 40 दिन है, 40-43 दिन है, 42-43 दिन है। तो आराम से आप 110 प्लस नंबर गेन कर सकते हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कि जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। तो आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, जाहिर सी बात है। आनुवंशिकता और विविधता का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। आप सीधे तौर पे कह सकते हैं जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का या फिर जीवधारियों में जीन, आनुवंशिकता और विविधता का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। मनुष्य में लक्षणों की वंशानुगति के अध्ययन को कहा जाता है। जाहिर सी बात है, अभी आपने देखा है, तो आंसर क्या होगा भाई, सी हो जाएगा, वंशानुगति या जेनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्निथोलॉजी के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी में टीचर वाले एग्जाम में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, पक्षियों को। देखो अब यार ध्यान कैसे रखना है, क्या है, देखो अर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूँ, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो मल्टीपल टाइम इसे रिवीजन करिए और जो थ्योरी वाला क्लास दिया हूँ उसे बार बार रिवीजन करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पोमोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है भाई। तो नाम से है क्या, पोमोलॉजी, मतलब कि कहीं ना कहीं फलों का, है ना, फलों का आपको सेंस आ रहा है। तो पोमोलॉजी में क्या हो रहा है, फलों का अध्ययन होगा, है ना। तो देखो पोमोलॉजी वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है जिसमें फलों एवं जो उनकी खेती का अध्ययन किया जाता है। और ध्यान रहे, पोमोलॉजी विज्ञान पर जो है शोध एवं अभ्यास करने वाले व्यक्ति को किसी क्या कहेंगे, तो जाहिर सी बात है लॉजिस्ट जिसमें लग जाएगा तो पोमोलॉजिस्ट हम लोग कहेंगे। बस ऐसे ध्यान रख सकते हो। कीट संवर्धन क्या है भाई, तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे सर कीट संवर्धन कीटों की वृद्धि करने वाले विज्ञान होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। थोड़ा सा कीट संवर्धन के बारे में देख लीजिए। देखिए कीट संवर्धन जैसे आपका केंचुआ हो गया, तो आप सीधे तौर पे कह सकते हैं कीट संवर्धन कीटों की वृद्धि करने का जो है विज्ञान है। केंचुआ कृषकों का मित्र, जाहिर सी बात है डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है कि कृषकों का जो है या फिर किसान का परम मित्र किसे कहते थे, भाई केंचुआ है ना।
और मैं आपको बता दूं, केंचुआ का ही भूमि का आंत कहा जाता है ना, इंटेस्टाइन कहा जाता है, प्रश्न पूछे जाते हैं। और केंचुआ को भूमि का आंत इसलिए कहा जाता है क्योंकि केंचुआ जो है खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन से क्वेश्चन आ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है आप लोगों को, आप देख सकते हैं जैव विकास। यहाँ से किस किस तरह का क्वेश्चन पूछे गए हैं आप देख सकते हो नीचे में। यहाँ पे जैसे ही बुक में है मैं वैसा ही आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि जीवों में यहाँ पे अत्यधिक विविधता का कारण है। तो क्या है भाई, उत्परिवर्तन है। उत्परिवर्तन के बारे में बहुत अच्छे से आपने पढ़ चुका है थ्योरी वाले बैच में। आइए यहाँ पे भी देख लेते हैं। देखो, वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया, उसे जो है नव डार्विनवाद कहते हैं। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि नव डार्विनवादी कहते हैं। आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में जो है साधारण परिवर्तन के उपरांत नए जीव बनते हैं, जिससे उनमें विविधताएं बढ़ जाती है। इन परिवर्तनों को क्या कहते हैं, तो उत्परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन अस्पष्टतः, दोबारा सुनिए, ये परिवर्तन अस्पष्टतः वंशागत या फिर वंशानुगत होते हैं तथा पीढ़ियों में वर्ण द्वारा नई जाति की उत्पत्ति होती है। ये लाइन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, देख सकते हैं इसका सलूशन कितना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का जो उद्भव है हुआ है, ये लगभग टाइम पीरियड पूछा है, तो आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा, वर्तमान प्रमाण के अनुसार जो है ना, कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर जो है जीवों का जो उद्भव हुआ था, ओरिजिन हुआ था, लगभग 20,000 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। यही चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया हूँ, मतलब मैं मेंशन नहीं किया हूँ, इस बुक में मेंशन है। देखिए, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर कोशिकीय रूप में जीव, कोशिकीय बहुत सेल वाले टॉपिक में बहुत कायदे से पढ़ा हूँ, तो कोशिकीय रूप में जीव का ओरिजिन लगभग 20,000 वर्ष, मतलब कि 20,000 नहीं 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। प्रारंभ में जीव साधारण तथा एक कोशिकीय, मतलब कि यूनिसेलुलर थे। फिर बाद में बहुकोशिकीय, मल्टी सेलुलर जीवों का जो है विकास हुआ, जो कि यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। और एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं, थ्योरी वाले बैच में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, हालांकि आगे मैं बताऊंगा सेल वाले टॉपिक में। जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल साधारण किस्म में प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है बीपीएससी में, तो आंसर क्या होगा भाई, बी इज द राइट आंसर, क्रो मैग्नन मनुष्य है। ठीक है, अभी 17वीं बीपीएससी में शायद ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। देखो भाई, क्रो मैग्नन मानव आधुनिक मानव से मिलता जुलता है। यह आज के मानव के जो है एकदम समान 6 फुट वाला और पूरी तरह सीधा था। वह पाषाण युग में रहता था और अस्थि औजार का प्रयोग करता था। वह पशुओं की खाल को जो है सील कर पहनने की योग्यता रखता था। कौन, तो ये मैं क्रो मैग्नन मनुष्य की बात करता हूँ। वह मानव गुफा में रहता था और गुफा की दीवार पर जो है उसके द्वारा बनाए गए जो भित्ति चित्र है ये प्राप्त होते हैं, है ना। वह सबसे नया प्रागैतिहासिक मानव है। ठीक है, कौन, तो क्रो मैग्नन। अगला क्वेश्चन है, विकास का मुख्य कारक है। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा भाई, विकास का जो मुख्य कारक हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ये प्राकृतिक चयन। देखिए, आज विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें जाति के अभ्युदय को आनुवंशिक विविधताओं की अन्योन्य क्रियाओं एवं जो है प्राकृतिक चयन के आधार पर स्पष्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विकास का कारण है, तो आंसर क्या होगा भाई, आंसर हो जाएगा सी, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। ठीक है ना। तो देखिए, विकास के जो है सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें जाति के अभ्युदय को आनुवंशिकता विविधताओं की अन्योन्य क्रियाओं और प्राकृतिक चयन के आधार पर जो है समझा जा सकता है, अर्थात पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन ही विकास का कारण है। आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ जीव रहता है वह मतलब कि उस सटीक जगह को क्या कहते हैं। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, 65 बीपीएससी में पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा भाई, ये बिल्कुल आवास कहते हैं ना। तो किसी प्रजाति विशेष के पौधे या जीवों या अन्य जीवधारियों के रहने की सटीक जगह को, इनके जो एक्चुअल लोकेशन है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, आवास कहते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने भाई, क्या है क्वेश्चन, जरा सा देख लो। क्वेश्चन है कि आर्कियोप्टेरिक्स क्या है। तो बिल्कुल ये हो जाएगा, यह जो है जुरासिक युग का ये सर्व पुरातन पक्षी है, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। बहुत कायदे से आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। देखो, ये टीचर वाला एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, तो मैं जो आपको करवाया हूँ ये 8th क्लास की एनसीईआरटी का क्वेश्चन डायरेक्टली है। तो बिल्कुल 8 नंबर का आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्निवोर कहते हैं, है ना। कार्निवोर क्या कहता है, जिसे हम लोग मांसाहारी कहते हैं, इसलिए हम लोग कार्निवोर कहते हैं इंग्लिश में। देखो, इंग्लिश वाला शब्द यहाँ पे दे दिया है। देखो, वे जानवर जो मुख्यतः मांस सेवन करते हैं उसे मांसाहारी या कार्निवोर कहलाते हैं। कौन कौन सा जानवर आता है इसमें, मांसाहारी में, या फिर इंग्लिश में इसे हम लोग कार्निवोर जो कहते हैं। शेर हो गया, भेड़िया हो गया, तेंदुआ हो गया, चीता हो गया, ध्रुवीय भालू, ये सब इसके अंतर्गत आता है ना। 6ठी क्लास के एनसीईआरटी में भी दिख जाएगा। देखो, एनसीईआरटी का डायरेक्टली क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी का महत्व देख लिया ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का जो है प्राणी है, गर्म खून का नहीं है, है ना। इसलिए आंसर क्या होगा, है ना, इनमें से कोई नहीं, है ना। ये तीनों जो ऑप्शन में देखा है ये गर्म खून का नहीं है, बल्कि जो कि टोड की मैं बात कर लूँ
तो यह जो है उभयचर वर्ग से संबंधित है ना, तो उभयचर वाले गर्म खून का में नहीं आता है ना। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला चैप्टर पहले देख लीजिए, चैप्टर का नाम है वर्गीकी। क्वेश्चन है कि लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है और सर्टिफिकेट पेपर में पूछा गया है। और मैं बता दूं ये 6 क्लास की एनसीईआरटी में आपको दिखेगा ये क्वेश्चन एनसीईआरटी, इसलिए मैं मेरे दोनों जो एनसीईआरटी की जो मैं सीरीज करवाया हूं और मैं क्यों बार बार कर रहा हूं कि पीवाईक्यू जो जब भी करते हैं तो आपको देखिए कि कहां से क्वेश्चन आ रहा है ना। तो देखो ये एनसीईआरटी का 6 क्लास की एनसीईआरटी वहीं से क्वेश्चन है, डायरेक्टली उसके लाइन से क्वेश्चन है, ठीक है ना। जो लोग कंप्लीट किए होंगे तो वो लाइकेन जो है ना कह रहा है कि एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। तो लाइकेन कि मैं बात करूँ तो ये आंसर हो जाएगा शैवाल और कवक, शैवाल और कवक। इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, बहुत अच्छी कहानी है दोनों का। देखो लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर कौन कौन सा होता है, शैवाल और कवक, क्योंकि कवक और शैवाल और कवक एक साथ रहते हैं, है ना। और इस प्रकार संरचना में कवक अधिक प्रभावी साझेदार होता है। कवक शैवाल को आश्रय, जल एवं खनिज प्रदान करते हैं और बदले में शैवाल कवक को क्या प्रदान करेगा, तो भोजन प्रदान करता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जिसे वह प्रकाश संश्लेषण द्वारा तैयार करता है। जीव विज्ञान में यदि कोई दो जीव एक दूसरे की मदद करते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इस लाइन से भी प्रश्न आ सकते हैं। तो सहजीवी प्रश्न ऐसे पूछ दिए जा सकते हैं कि जीव विज्ञान में जो है कोई जीव एक दूसरे को मदद करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो सहजीवी कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कवक और सवाल क्या होगा, सहजीवी भी होगा। तो देखो क्वेश्चन तो एक है, 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से संवहनी पौधा को चुनना है। संवहनी पौधा जो है कौन सा है, तो देखो भाई आंसर हो जाएगा फर्न। ये 65 बीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया। देखो फर्न एक जो है अपुष्पक संवहनीय पौधा है। संवहनीय पौधा उन पौधों को कहा जाता है जिनमें जल और खनिज को भूमि से पादप के विभिन्न अंगों तक ले जाने के लिए लिंगनित ऊतक, है ना, पाए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है स्पाइरोगाइरा जो है निम्नलिखित शैवाल में से किसका उदाहरण है। तीसरे नंबर का तो बिल्कुल सी हो जाएगा, हरा शैवाल का। देखो भाई स्पाइरोगाइरा हरे शैवाल का एक उदाहरण है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं अपना भोजन बनाता है। तो दुनिया भर में इसकी लगभग कितना, तो 400 से अधिक प्रजातियां हैं। तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। स्पाइरोगाइरा बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में है, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से शैवाल का उदाहरण है, बताइएगा शैवाल का उदाहरण क्या होगा। बिल्कुल जो लोग आंसर जो टिक कर रहे हैं भाई साहब, कौन सा, ए बिल्कुल डाइटम जो है, डाइटम देखो डाइटम एक कोशिकीय वाले शैवाल है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह कांच से बने घरों में पाए जाते हैं। ये पारदर्शी ओपलीन सिलिका से बने कोशिका भित्ति वाले एकमात्र जीव है जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं। डाइटम का नाम आपने सुना होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। प्राणी जगत का मैं कह रहा हूँ, शब्द को पकड़िए। बिल्कुल आंसर ए हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा जो है। देखो भाई संघ आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी पर पाए जाने वाली सभी प्रजातियों में लगभग 2/3, सही सुन रहे हैं, 2/3 प्रजाति आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आता है। संघ जो है, अगला संघ जो है आप देख सकते हैं इकाइनोड मेटा के लिए क्या शब्द है, 6 नंबर का। बिल्कुल डी जो देख रहे हैं एक से अधिक आंसर हो जाएगा। देखो भाई यहाँ पे मैं मेंशन ऑलरेडी बुक में किया गया है, कितने अच्छे से दिया गया है। तो देखो संघ इकाइनोड मेटा विशेष रूप से समुद्री जीव है, इसमें आता है। ये बहुकोशिकीय जीव है जिनमें अच्छी तरह से विकसित अंग प्रणालियाँ है और इनका आकार तारे जैसा होता है ना। ये बेलनाकार होते हैं, ये जो है ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं तथा जो है इनमें सीले या फिर सीलोमिक गुहा होते हैं। इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र भी होता है। ये गल्फरों के माध्यम से शोषण करते हैं। कौन से संघ के जीव, तो आप कहेंगे सर ये जो इकाइनोडर्मेटा संघ के जीव है वो, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाएं विहीन जंतु है कौन सा। मैं क्या बोल रहा हूँ, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु इसमें से कौन सा है जो आपके ऑप्शन में दिख रहा है। बिल्कुल केचुआ हो जाएगा, ठीक है। देखिए केचुआ में ना लाल रक्त कणिकाओं का अभाव होता है, ठीक है, नहीं होता उसमें, लेकिन केचुआ का रंग लाल होता है तथा रक्त के प्लाज्मा में क्या होता है, तो हेमोग्लोबिन घुला होता है। देखो इस लाइन को ध्यान रखिएगा। देखो क्वेश्चन डायरेक्टली ये नहीं पूछेगा, इसका जो एनालिसिस है ना वहाँ से क्वेश्चन देख सकता है ना। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है कौन सा है भाई, बता सकते हो। तो बिल्कुल जो लोग जो आंसर टिक कर रहे हैं वो क्या, माइकोप्लाज्मा आगे होगा। तो माइकोप्लाज्मा हो जाएगा, यहाँ पे होगा ऑप्शन, देख लेते हैं। बहुत कायदे से मैं पढ़ा हूँ, देख सकते हैं माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। देखो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है। कवक पौधे में नहीं पाया जाता है, कवक पौधे में नहीं पाया जाता है। कवक का जो पौधा होता है उसमें क्या नहीं पाया जाता है, ये पूछ रहा है। तो बिल्कुल ये पर्णहरित होता है। देखो कवकों में जो है पर्णहरित नहीं पाया जाता है। दोबारा सुनिए, कवकों में पर्णहरित नहीं पाया जाता है। देखो ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 6 क्लास की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो कवकों में पर्णहरित नहीं पाया जाता है, इसी कारण अब इन्हें पादप वर्ग में नहीं रखा जाता है। हालांकि पहले इन्हें पादप वर्ग में रखा जाता था, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, शैवाल और कवक। देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 65 बीपीएस में प्रश्न पूछा गया। तो शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं। आगे ना क्वेश्चन, पिछले वाला क्वेश्चन, तो बिल्कुल इसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग म्यूचुअलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यूचुअलिज्म कहते हैं। देखो भाई शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, म्यूचुअलिज्म कहते हैं। इसमें शैवाल तथा कवक दोनों ही समान रूप से लाभान्वित होते हैं, क्योंकि शैवाल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं जो स्वयं तथा कवकी घटक के लिए पर्याप्त होता है।
कार्बनिक भोजन के बदले कवकी घटक शैवाल को जल व खनिज उपलब्ध कराते हैं। तो देख सकते हैं सहजीवी यही होता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है, क्यों मर जाती है? जो लोग बिल्कुल आंसर सी टिक कर रहे हैं वो सही है, वे श्वास नहीं ले पाती है, सिंपल सी क्वेश्चन है। तो देखो जल में मत्स्य मतलब कि फिशेस को बाहर, जल से मत्स्य को जो है बाहर निकाल देने पर जो है वे मर जाती है, क्योंकि ये शोषण क्रिया नहीं कर पाती है ना, क्योंकि जल जब तक नहीं होगा तब तक शोषण क्रिया नहीं कर पाएगी। मछली में शोषण के लिए गल्फरे मतलब कि गिल्स पाए जाते हैं, जो पूर्णतः जल में घुली ऑक्सीजन मतलब कि O2 को ही ग्रहण करने के लिए अनुकूलित मतलब कि एडेप्टेड होते हैं। इस कारण से तो आप आज के बाद गलती नहीं करेंगे क्वेश्चन यहाँ से। मधुमक्खी कॉलोनी में, अब देखो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 8th क्लास के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। मधुमक्खी कॉलोनी में सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं, बताओ। बिल्कुल जो लोग 12 का टिक कर रहे हो, ए गंध से पहचानते हैं, गंध से, ठीक है। देखो भाई लगभग सभी पक्षियों में सूचनाओं का आदान प्रदान करने की विविधताएं होती हैं। ये दृष्टि, आवाज, स्पर्श अपनी गंध द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। मधुमक्खियां भोजन की दिशा तथा उसके स्रोत को बताने के लिए जो है विभिन्न जो है नृत्य मुद्राएं करती है जब एक दूसरे को गंध से पहचानती है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, बताइएगा 13 नंबर का। बिल्कुल डी आंसर टिक जो की है सही है। स्तनी में देखो डॉल्फिन स्तनपायी जलीय जीव है, आप सबको पता ही है। डॉल्फिन की अनेक उपजातियां पाई जाती हैं, इनमें से गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। मेढक और टोड निम्नलिखित, टोड के बारे में आपने समझ लिया अभी कुछ देर पहले। तो मेढक और टोड निम्नलिखित में से किस उभयचर के उदाहरण है? टोड के बारे में आपने देख ही लिया है, अब सिर्फ मेढक बोला है, तो मेढक और टोड दोनों बताइए। देखो ये भी क्वेश्चन टीचर वाला एग्जाम में है ना, PYQ का कितना महत्व है। 14 मार्क, 14 का बिल्कुल सी हो जाएगा, अनुरा हो जाएगा। तो मेढक और टोड अनुरा वर्ग के उभयचर का उदाहरण है। अनुरा वर्ग की प्रमुख विशेषता है, इनमें 4 पाद पाए जाते हैं इन जीवों में। इनका पिछला पाद अगले पाद की तुलना में लंबा व मजबूत होता है, यही छलांग लगाने में इसे मदद करता है, जिससे उन्हें छलांग लगाने में सहायता मिलती है। देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। ब्रायोफाइटा में जीवाणु मातृ कोशिका होती है, ध्यान रखना। तो आंसर 15 का हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल जो लोग बेटी करो, द्विगुणित हो जाएगा। देखो भाई ब्रायोफाइट में जीवाणु मातृ कोशिका द्विगुणित होती है। ब्रायोफाइट में मॉस हो गया और लीवरवर्ट आते हैं, जो प्रायः पहाड़ियों में जो है नम तथा छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला चैप्टर है कोशिका, आप इंग्लिश में से कहेंगे सेल। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। 17वें बीपीएससी में तो डायरेक्टली यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ दिया गया कि भाई शरीर की जो है सबसे छोटी इकाई या फिर जीव की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो कोशिका है, ये प्रश्न पूछ दिया गया था। तो इसे हम लोग इंग्लिश में सेल कहते हैं भाई। आइए देख लेते हैं कोशिका के सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। देखिए भाई साहब वीडियो स्लो लग रहा है तो फास्ट करके देख सकते हैं, मैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बता रहा हूँ, तभी आपको फायदा मिलेगा, है ना। चलिए तो पहला क्वेश्चन है कि कोशिका का शक्ति स्रोत है, कोई बात नहीं हो जाता है। कोशिका का शक्ति स्रोत है क्या है, बताइएगा। बिल्कुल आंसर जो है बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों होता है, मैं पुनः कर रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं बार बार कर रहा हूँ। जो टॉपिक मैं PYQs में अभी करवा रहा हूँ ना, जाके थ्योरी अगर आपने कंप्लीट नहीं किया, अगर क्वेश्चन यहाँ से गलत कर रहे हो, इसका मतलब आप जाके थ्योरी पढ़ लेना है, एकदम जीरो से डायग्रामिकली पिक्टोरियल फॉर्म में मैं पढ़ाया हूँ, जाके पढ़ लेना, ठीक है। पेड बैच में जो लोग हैं उनको पता होगा, ठीक ना। चलो तो क्वेश्चन है कि भाई कोशिका का शक्ति का जो स्रोत है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की मैं बात कर लूँ तो जीवाणु एवं नील हरित शैवाल के अलावा सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिका के कोशिका द्रव में बिखरे हुए कलायुक्त कोशिकांग है। कोशिकांग का मतलब होता है कोशिका के जो अंदर अलग अलग जो अंग है उसे कोशिकांग कहते हैं, ठीक है। इसे कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया का जो है कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। ये बहुत कायदे से हम लोग थ्योरी वाला बैच में कर चुके हैं, अभी भी मैं करवा दिया हूँ, ध्यान रखना। जीवन की, देखो 17वीं बीपीएससी में पूछा गया है, कितना इंपॉर्टेंट है। जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, तो कोशिका है ना। मैंने आपको बोला था कि कोशिका से मिलकर जो है ना क्या बनता है, तो टिश्यू बनता है। टिश्यू से मिलकर क्या होता है, तो ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगा, तो शरीर बन के रेडी हो जाएगा, कोई जीव बन के तैयार हो जाएगा। मैं पुनः कर रहा हूँ, बायोलॉजी में बहुत कायदे से पढ़ाया हूँ इस टॉपिक को, ठीक है ना। तो देख लेना, यहाँ पे ये देख लेते हैं। देखो सभी जीव कोशिका से बने होते हैं। इनमें कुछ जो है एकल मतलब कि एक कोशिकीय जीव होते हैं, इन्हें हम लोग एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जिसे इंग्लिश में यूनिसेलुलर जो है ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे प्रोटोजोआ हो गया, यूग्लिना हो गया, ये जो है एक कोशिकीय जीव है। कई बार डायरेक्टली प्रश्न यहाँ से आ जाता है। जबकि हमारे शरीर अन्य जो है जीव जो कि कई कोशिका से बने होते हैं उसे हम लोग बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है, जो एक से अधिक कोशिका से मिलकर बनेगा। एक कोशिकीय जीव स्वतंत्र अस्तित्व तथा जीवन के जो है आवश्यक कार्यों को करने में मतलब कि सक्षम है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस लाइन को एक कोशिकीय जीव को मैं बात कर रहा हूँ ना। कोशिका की संरचना को जो है संरचना से कम कुछ भी स्वतंत्र अस्तित्व को सुनिश्चित नहीं करता, इसलिए कोशिका सभी जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है, बताओ आंसर।
बताइएगा सभी लोग फास्ट में। हाँ बिल्कुल 3 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर, विषाणु जिसे वायरस कहते हैं। देखो भाई, विषाणु शब्द की उत्पत्ति लेटिन शब्द मतलब कि वायरस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विष अणु, है ना। तो वायरस में एंजाइम नहीं होता है, वायरस में क्या होगा, एंजाइम नहीं होगा, क्योंकि वे जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं और उनकी संरचना कोशिकीय नहीं होता है। तो जो कोशिकीय नहीं होगा वो वायरस होगा, जाहिर सी बात है। आगे बढ़ जाते हैं। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है कौन सा है 4 नंबर का? बिल्कुल जो है होगा इसका 4 नंबर का जल हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना, क्योंकि जल की मात्रा कोशिका में सर्वाधिक होती है, इसकी मात्रा लगभग 80% होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से डाइस आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली। देखो भाई, कोशिका झिल्ली आम के पौधे में, निम्नलिखित में से कोशिका झिल्ली जो है ना आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, तो देखो भाई आपके ऑप्शन यहाँ पे जो लिखा है, पौधे और बंदर दोनों में कोशिकाओं में जो है ये पाया जाने वाला कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली अर्ध परागमय होती है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अर्ध परागमय होती है। यह कोशिका के अंदरूनी भाग से बाहर वातावरण को अलग करती है ना, तथा कोशिका की संरचनात्मक सहायता भी प्रदान करता है। कोशिका को संरचनात्मक सहायता कौन प्रदान करता है? तो कोशिका झिल्ली, है ना। ये क्या होता है? ये डायरेक्टली प्रश्न पूछा था, ये अर्ध परागमय होती है ना। चलो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अस्थायी ऊतक के बारे में। देखो टिश्यू का क्वेश्चन आ गया, है ना। तो अस्थायी ऊतक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? परमानेंट टिश्यू है, जिसे इंग्लिश में परमानेंट टिश्यू कहते हैं ना। तो बिल्कुल 6 नंबर का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, सी हो जाएगा। तो वे विभाजित करने की क्षमता खो देता है, नाम से ही पता चलता है परमानेंट टिश्यू, अस्थाई, परमानेंट, अस्थाई। तो इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हो। हालांकि थ्योरी वाले बैच में बहुत कायदे से आपने पढ़ा होगा, टीचर वाले एग्जाम में पूछा गया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 9th क्लास के एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। तो वे ऊतक जो पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं और विभाजन की क्षमता खो चुके हैं, उन्हें अस्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पौधों एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में से किस संरचना से स्पष्ट होता है? 7 नंबर का बिल्कुल जो आंसर टिक कर रहा है वो सी सही है, कोशिका भित्ति। देखिए, पौधे की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति के साथ साथ कोशिका झिल्ली भी पाए जाते हैं। पौधे में जो है कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली को घेरती है। यह जो है पौधे की कोशिका को उसका आयताकार आकार देती है। पशु कोशिका मतलब कि जंतु कोशिका में केवल कोशिका झिल्ली होती है, लेकिन कोशिका भित्ति नहीं होता है। तो जितने भी जंतु है उसमें कोशिका झिल्ली नहीं होता है, लेकिन भाई पौधे में कोशिका भित्ति पाया जाता है। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके पेपर में। अगला क्वेश्चन, चूंकि ये सेल का टॉपिक है तो 9th, देखो इसमें जाहिर सी बात आप कहेंगे सर क्या पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया? नहीं बाबू, आपको ना थ्योरी कंप्लीट करना ही पड़ेगा। यहाँ से बीपीएससी पीवाई की आपको ये पता लगता है कि भाई इस टॉपिक से कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है और कौन से टॉपिक आपको छोड़ना है, यहाँ से ये पता लगता है। ठीक है ना, तो जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया उस टॉपिक को मजबूत कर लो बहुत अच्छे से। तो सेल वाला टॉपिक में पहले ही बता चुका हूँ, बहुत कायदे से पढ़ा चुका हूँ। अगला चैप्टर है आनुवंशिकता, जेनेटिक्स, है ना। आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन है मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? फ्रेंड्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो चैप्टर है जेनेटिक्स, आनुवंशिकता, बहुत अच्छे से जाके कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो और जो लोग पेड बैच में हो, मेरे साथ पढ़ रहे हो, मैं बायोलॉजी बहुत कायदे से पढ़ा चुका हूँ, ये सारा टॉपिक बहुत कायदे से कंप्लीट करवा चुका हूँ। जाके देख लेना, 30 से 35 मिनट का वीडियो होता है और सब कुछ आपका यहाँ पे कवर करवा देता हूँ। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, लैंगिक जनन। देखिए, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है फ्रेंड्स, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? तो आंसर हो जाएगा इसका भी सी, किसे करता है? तो आनुवंशिकी को। देखिए, आनुवंशिकता मुख्य रूप से देखा जाए तो आनुवंशिकी को संदर्भित करता है। जीव विज्ञान में आनुवंशिकता का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। और आनुवंशिकता की मैं बात कर लूँ, जेनेटिक्स की मैं बात कर लूँ, तो माता पिता से उनकी संतानों में गुण का क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन होता है, स्थानांतरण होता है ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है? क्लोरोप्लास्ट में बोल रहा हूँ, जो उसे स्वप्रतिकृति जो है, बहुत अच्छा लाइन है, स्वप्रतिकृति के युग बनाता है ना। तीसरा क्वेश्चन है, तो बिल्कुल जो लोग ए टिक कर रहे हो बिल्कुल सही है। डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जेनेटिक्स का कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। देखिए, डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है, जो उसे स्वप्रतिकृति के युग बनाता है। विदित हो, आपको पता होना चाहिए कि क्लोरोप्लास्ट सभी हरे पादपों या फिर पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एक दोहरी झिल्ली वाली संरचना होती है ना। डीएनए की खोज किसने की? देखो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल आंसर इसका क्या हो जाएगा? क्योंकि आप सबको पता है कि मतलब कि वाटसन और फ्रांसीसी वैज्ञानिक जो थे क्रिक, ये दोनों ने किया था, है ना। तो आंसर क्या होगा? ये आंसर होगा इसका, अच्छा ये क्वेश्चन चूंकि रेलवे का एग्जाम में जो पूछा जाता है ना, इसका आंसर ये जो लोग टिक किए होंगे तो वो रेलवे वाले मानते हैं, ठीक है। लेकिन बीपीएससी ये आंसर नहीं मानते हैं, है ना। तो इसका आंसर बीपीएससी के अनुसार जो है आंसर ई हो जाएगा। क्यों ई हो जाएगा? ये सही भी है। देखिए, यह गलत धारणा है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने क्या बोला था कि डीएनए की खोज जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, एमएचएफ विल्किंस तथा
फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। ठीक है, तो ये तीनों वैज्ञानिकों जो नाम बताया, मैं थोड़ा सा एक बार और रिपीट करवा देता हूँ। ये जो चारों वैज्ञानिक, तीन नहीं, हाँ 4 है, ये का नाम है, यह गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक और MHF जो है विल्किंस तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। ये गलत धारणा है, ये चारों वैज्ञानिक ने नहीं किया था। इन वैज्ञानिकों ने एक्स-रे विश्लेषण द्वारा वर्ष 1953 में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। आज के बाद गलती मत करना। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम 1869 ईस्वी में स्विस रसायन शास्त्री जिसका नाम था फ्रेडरिक मिक्सचर ने किया था, है ना। फ्रेडरिक मिक्सचर ने की थी। फ्रेडरिक मिक्सचर ने इसे न्यूक्लियस कहा था। ठीक है, तो डीएनए को न्यूक्लियस कहा था कौन? फ्रेडरिक मिक्सचर ने। आप जो नाम देखा, वाटसन हो गया, क्रिक हो गया, विल्किंस हो गया, फ्रैंकलिन हो गया, ये चारों लोगों ने नहीं किया था। ये चारों लोगों ने क्या किया? 1953 में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। तो ये हालांकि रेलवे अभी तक जो है इसका आंसर रेलवे में अगर एग्जाम में दिए होते तो आंसर ऐसी बात है यही सही मानता, लेकिन ये गलत धारणा है। ठीक है, चलो आज के बाद गलत मत करिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्न में से कौन सा उत्तरदायी है? ठीक है, 5 का बिल्कुल डी हो जाएगा। डीएनए होता है, देखो जीव कोशिका में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में डीएनए उत्तरदायी होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, है ना। तो बिल्कुल जेनेटिक्स, आनुवंशिकी अभी आपने देखा है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को हम लोग आनुवंशिकी, जेनेटिक्स कहते हैं। आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता एवं जीव की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है ना। डीएनए को किस ने जो है अंतपात्र में बनाया? अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो बिल्कुल इसका भी आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। इसका नाम था कॉर्नबर्ग, है ना। आर्थर कॉर्नबर्ग इसका नाम था। तो आर्थर कॉर्नबर्ग ने सर्वप्रथम डीएनए को अंतपात्र में बनाया। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन, 60, और ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देख सकते हैं। तो आंसर बी हो जाएगा, जेम्स वाटसन और क्रिक ने, है ना। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज कब किया था? तो 1953 में। भी आपने देखा था ना, यहाँ पे मैं बोला था ना अभी। तो सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ना। तो ये ध्यान रखना। आइए देख लेते हैं। देखो भाई, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स मतलब कुंडलीकार विन्यास की खोज की थी। इस खोज के लिए वर्ष 1962 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक और मॉरिस के लिए 1962 में जेम्स वाटसन और ये बता ही हूँ, बल्कि चिकित्सा का नोबेल प्रदान भी दिया गया था, है ना। 1962 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अगला चैप्टर है आपके सामने जैव उर्वरक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जैव उर्वरक। यहाँ से क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन है, कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें क्या होगा? तो बिल्कुल इसमें कार्बनिक खादों पूर्ण, जो इसमें पूर्ण चक्रण होता है। यहाँ पे मैं लिखा भी हुआ है, पूर्ण चक्रित फॉर्म अवशिष्टों तथा जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं कार्बनिक कृषि में रासायनिक उर्वरकों एवं जो है कीटनाशकों का उपयोग न्यूनतम लगभग 0 तथा कार्बनिक खाद, कंपोस्ट खाद, कृषि अवशिष्ट, जैविक खाद जैसे नील हरित शैवाल आदि का अधिकतम क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है? जैविक उर्वरक पूछा है भाई, ध्यान रखना। तो जैविक उर्वरक का मैं बात कर लो तो आंसर जो है इसका एक और दूसरा दोनों सही हो जाएगा। देखो ये है माइकोरिलीजन फंगी, है ना, माइकोरीजल फंगी, ब्लू ग्रीन शैवाल, ये दोनों इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसका आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। देखिए माइकोरीजल फंगी तथा ब्लू ग्रीन शैवाल जैविक उर्वरक के उदाहरण है। ये दोनों ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। बैसिलस तुरंजिनस एक जो है जीवाणु है ना, ये एक जीवाणु है जिसका प्रयोग ना बीटी कपास में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग करेंगे? गेहूं की खेती के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो लोग आंसर ए टिक करें नाइट्रोजन का, देखो कितना इंपॉर्टेंट है। तो गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उपयोग किया जाता है जो यूरिया में मिलता है। यूरिया खाद में देखा होंगे, खासतौर पर गेहूं के समय बहुत महंगा यूरिया खाद हो जाता है तो उसमें प्रयोग करते हैं। कीटनाशी के उपयोग में जो है उन्नति होती है ना, बिल्कुल अर्थनीति का। देखो उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग जो है करके कम भूमि पर जो है अधिक फसलों और पौधे का उत्पादन कर सकते हैं। वे उत्पादकता में लगभग 40% की वृद्धि करने में मदद करती है। कीटनाशक जल संसाधनों, उर्वरक और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों जैसे अन्य कृषि उपकरणों के लाभों को अधिकतम करने में भी मदद करते हैं। ठीक है, चलो भाई अगला चैप्टर है आपके सामने, आप देख सकते हैं चैप्टर का नाम ही है मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान, है ना। तो इसमें अलग अलग टॉपिक होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है स्केलेटन सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये ऐसा चैप्टर है जब तक आप डायग्रामिकली नहीं पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा, एक बार जाके पढ़ लेना। और बार बार मैं कह रहा हूँ जो लोग पेड बैच में हो, बहुत कायदे से पढ़ाया हूँ। देखो बाबू मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ, मानव शरीर के तंत्र ना, स्केलेटन सिस्टम इतने अच्छे से पढ़ाया हूँ कि मत पूछिए, है ना।
बहुत अच्छे से करवा चुका हूँ, जाके करना, डायग्रामिकली पिक्टोरियल फॉर्म में सब कुछ आपको दिया हूँ, है ना, सबका वीडियो दे चुका हूँ, तो जाके करना, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो, तो पहला क्वेश्चन है, कंकाल के वे हिस्से, क्या क्वेश्चन, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और मोड़े जा सकते हैं, क्या कहते हैं, जो नर्म होता है। जी बिल्कुल, जो लोग यहाँ पे कार्टिलेज टिक कर रहे हो, आंसर क्या हो जाएगा, कार्टिलेज, इंग्लिश में इसे उपास्थि कहते हैं ना, आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। देखिए, उपास्थि जिसे इंग्लिश में कार्टिलेज कहते हैं, एक प्रकार का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है ना, जिसमें कोशिका के बीच पर्याप्त स्थान होता है और इसकी ठोस जो यहाँ पे प्रोटीन, मतलब कि आधार प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है, यह अस्थियों में जोड़े को जो है चिकना बनाती है। परिणाम स्वरूप क्या होगा, हड्डियों के बीच घर्षण कम होता है। उपास्थि जो है नाक, कान, कंठ, सांस नली में भी उपास्थि होती है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 68 बीपीएससी का क्वेश्चन है, देख सकते हो। मानव शरीर की मांसपेशी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, क्वेश्चन को गलत चूज करना था, गलत वाला को ढूंढना है, तो बिल्कुल ये आंसर ए हो जाएगा। मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए, मांसपेशी एक व्यक्ति के निचले में बोलो, चलने, बोलने, खाने आदि में जो है सहायक होती है। ये दिल की धड़कन, श्वास, पाचन को नियंत्रित करती है, तापमान जो है उसे भी नियंत्रित करता है, दृष्टि सहित कई अन्य कार्य में जो है पेशीय प्रणाली पर भी निर्भर करते हैं। मांसपेशी जोड़ी में जो है कार्य करती है और जो है सिकुड़ने पर जो है छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कितना महत्व है इसका। मांसपेशी में संकुचनशील प्रोटीन होता है, संकुचनशील, ठीक है, संकुचनशील ही होगा। देखो, थोड़ा सा हिंदी शब्द जो है ना बहुत परेशान करते हैं एग्जाम हॉल में, और ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो तीसरा नंबर का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। देखो, एक्टिन का नाम आपने सुना होगा, एक्टिन और मायोसिन। देखिए, संकुचनशील प्रोटीन मांसपेशियां के संकुचन में शामिल होते हैं। एक्टिन और मायोसिन मांसपेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में किस अंग का उपकला, है ना, उपकला में बात कर रहा हूँ, एपिथिकल, तो उपकला कोशिका पाई जाती है ना, बिल्कुल आंसर हो जाएगा इसमें, क्या हो जाएगा है, एपिथिकल जो टिश्यू होता है एक महीन होता है ना, एक महीन और चिकनी झिल्ली है जो शरीर के भीतरी समस्त अंगों के बाह्य पृष्ठों को क्या करता है, तो आच्छादित किए हुए है। उपकला ऊतक शरीर के विभिन्न अंग जैसे जीभ हो गया, किडनी नली, किडनी का जो नली होता है वृक्क का, है ना, किडनी नली हो गया, लार ग्रंथि हो गया, श्वेत ग्रंथि हो गया, है ना, जो अग्नाशय हो गया, पेनक्रियाज हो गया ना, लंग्स हो गया, फेफड़ा, नाक, आँख, कान में पाया जाता है। तो ऑप्शन क्या था भाई, नाक, कान में भी पाया जाता है, अग्नाशय में भी पाया जाता है। देखो, इन आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक आंसर हो जाएगा। नाक में भी पाया जाता है, अग्नाशय में भी पाया जाता है, बाल में नहीं, फेफड़ा में भी पाया जाता है ना, तो एक से अधिक आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, मैं हालांकि मैं बता ही दिया हूँ। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के यकृत एवं मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजेन के रूप होता है। एक बार दोबारा सुनिए, क्वेश्चन है कि मानव शरीर के यकृत एवं मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजेन का रूप होता है, 5 नंबर का, बिल्कुल ये हो जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड ये जो आपने चैप्टर पढ़ा था न्यूट्रिशन, बहुत कायदे से मैं पढ़ाया हूँ, तो पॉलीसेकेराइड क्या होता है आप जाके देख लेना, यहाँ पे लाइक मैं बता ही देता हूँ। मानव शरीर के यकृत एवं मांसपेशियों में जो स्टोर होता है, संधारित मतलब स्टोर जो होता है, वो ग्लाइकोजेन का रूप होता है। पॉलीसेकेराइड अथवा पॉलीकार्बोहाइड्रेट्स भोजन में प्रचुरता में जो है उपलब्ध कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जब शरीर को जो है पर्याप्त ऊर्जा भोजन से नहीं प्राप्त होता है, तब शरीर की ऊर्जा आपूर्ति संधारित ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज के रूप में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, और पूरी तब ये प्रक्रिया कंप्लीट होता है ना, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मानव की हाथों और पैरों की हड्डियों की संख्या, इस लाइन को समझिएगा। वयस्क मानव की हाथों पैरों की हड्डियों की संख्या मानव का सभी हड्डियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत होती है। देखो भाई, कितना अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन नहीं है। अब प्रतिशत आपको लगभग ये 50% के आसपास में होता है। देखो भाई, वयस्क मानव में जो है देखा जाए तो सभी हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है, जबकि हमारे ऊपरी और निचले पादों में, मतलब कि आप सीधे तौर पर कह सकते हैं हाथ और पैरों तथा इन्हें धड़ से जोड़ने वाली मेखला जो होता है, कार्टिलेज जो होता है, इसमें 126 हड्डियाँ आती है और इनका विवरण निम्नलिखित है, जिसमें ऊपरी जो हिस्सा होता है उसमें 60 होता है। ये सब मैं बहुत कायदे से पढ़ा चुका हूँ, आप देख सकते हैं। तो लगभग 50% के आसपास में होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की जो है किस शाखा के अंतर्गत होती है, तो हम लोग क्या कहते हैं, है ना, बिल्कुल आंसर क्या होगा, डी इज़ द राइट आंसर, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं ना। तो हड्डियों से संबंधित विज्ञान को हम लोग ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। देखिए, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। ओरोलॉजी के अंतर्गत जो है पर्वतों का अध्ययन, सेरोलॉजी के अंतर्गत जो है रुधिर सीरम वैज्ञानिक का अध्ययन किया जाता है, और जियोलॉजी आप सबको पता ही है, इसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो कुछ बेसिक बातें ध्यान रखना। कशेरुक रज्जु में जो है, कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बिल्कुल 31 जोड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 जोड़ी में कह रहा हूँ, 31 जोड़ी सही हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दोबारा निकलते हैं? सबको पता है भाई कितने दांत दो बार निकलेगा, तो आप कहेंगे सर जो 20 दांत है ना, 20 दांत दो बार निकलते हैं, जिसे हम लोग दूध का दांत कहते हैं। तो ध्यान रखना, हालांकि यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दिया हूँ, ऑलरेडी मेंशन है कि मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत दो बार निकलते हैं, 12 दांत केवल एक बार ही निकलते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए बीपीएससी में। तो हालांकि मनुष्य की खोपड़ी में 29 होता है, ऑप्शन में 29 है नहीं, ठीक है ना। तो देखो कोई क्वेश्चन करे कि एक वयस्क मानव कंकाल में औसतन 206 अस्थियाँ होती हैं, हड्डी होती है एक वयस्क मानव में। बच्चे में 300 होता है, ध्यान रखना। तो मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या 29 होती है। इनमें 8 जो है मस्तिष्क के चारों ओर का मस्तिष्क खोल अर्थात कपाल बनाती है। बहुत कार्य से पढ़ा चुका हूँ। 14 जो है हड्डियाँ चेहरे की, और 6 जो है 3 एक कान में और 3 फिर दूसरे कान में, है ना। ये सब आप देख सकते हैं। एक जो है हॉइड नामक होता है, तो सबको जोड़िएगा। तो 14, 26, 2, 22, 1 मिनट, यहाँ पे आप देखोगे ना, तो 14, 26, 8, 28, और एक जो है हॉइड होता है ना यहाँ पे गला में, तो ये होता है, तो 29 होता है। कंकाल तंत्र में बहुत कार्य से पढ़ा चुका हूँ। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो 11 नंबर का। बिल्कुल सी हो जाएगा। ठोस होता है भाई, देखो मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ठोस होता है। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितना होता है? देखो 12 नंबर क्वेश्चन, बच्चे वाले क्वेश्चन, बिल्कुल लगभग 2 से 6 होता है। ऑप्शन इनमें से कोई है ही नहीं, तो डी हो जाएगा। जिसमें अक्षय कंकाल में 80 होता है, उपांगीय में देखा जाए, उपांगीय में जिसमें हाथ और पैर होता है 126 होता है। बहुत कार्य इसमें पढ़ाया हूँ थ्योरी वाले बैच में। आप थ्योरी वाले बैच किए होंगे कहीं से भी, तो आपको पढ़ाया होगा। निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य में जो है अवशेषी अंग नहीं है? अवशेषी अंग होता क्या है? यहीं पे क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, सामने वाले चपटे दांत, है ना। ये बोला था नहीं है। देखो भाई मैं आपको बता दूं, जीवधारियों में आकारिकीय एवं जो है शारीरिक अध्ययनों से हमें अवशेषी अंगों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। यह एक ऐसा अंग है जो क्रियाविहीन प्रतीत होता है, पर इसे पूर्वज के क्रियाशील अंग के समजात दर्शाया जो है जा सकता है ना। उदाहरण के तौर पे मनुष्य के बृहद आंत में उपस्थित जो है कृमि रूप पेरिसेका, ये परिशेषिका होता है, जिसे हम लोग कहते हैं, जैसे इंग्लिश में हम लोग वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। आँख की निमेशक झिल्ली हो गया आपका, कर्णपाली का जो है करनाम मांसपेशिया, परिशेषिका शाकाहारी रूमिनेंट स्तनपायी प्राणियों में क्रियाशील होती है, लेकिन कृदंत जो इंसीजर होता है ना, ये अवशेषी अंग नहीं है। बाकी ये सब था, आपने देख ही लिया। आगे बढ़ जाते हैं भाई। डाइस मांसपेशी में हड्डी को जोड़ता है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, सीडीपीओ में प्रश्न पूछा गया है। तो कहने का मतलब ये जो कंडरा टंडन जो होता है मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा? कंडरा हो जाएगा। हिंदी में हम लोग कंडरा कहते हैं, तो कंडरा टेंडन इंग्लिश में कहते हैं। तो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। कंडरा शरीर की हड्डियों या संरचना को हिलने और डोलने में मदद करता है ना। अगला क्वेश्चन है भाई, कंधे पर पाए जाने वाला जोर डाइस के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग इसे नितंब कहते हैं ना, यहाँ पे नितंब। तो आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से डाइस हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, स्किन जो त्वचा होता है वो। तो देखिए भाई ध्यान रखना, त्वचा हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक जो है सक्रिय रूप से कार्य करता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, अस्टेपेडियस है, एक क्या है भाई? तो यह जो है मांसपेशी होता है। तो अस्टेपेडियस मानव शरीर का एक छोटी मांसपेशी होता है जो कानों, जैसे हम लोग ना स्टेपीज कहते हैं, कान में होता है, तो अस्टेपेडियस भी हम बोलते हैं। तो कानों में स्थित होती है। यह स्टेपीज हड्डी को जो है स्थिर रखने, स्टेपीज नामक हड्डी जो कान में होता है ना, तो इसे स्थिर रखने में यह स्टेपीडियस का काम होता है, तो मदद करती है। यह ध्वनि को नियंत्रित करने एवं जो है आंतरिक कान को तंत्र ध्वनि के कारण नुकसान से बचाती है स्टेपीडियस, ठीक है। अगला चैप्टर है भाई मानव कार्यकी का ही है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। तंत्र से क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका ये है चयापचय, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मानव तंत्र में इंसुलिन किसका मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है, मतलब कि चयापचय जो है नियंत्रित करता है। तो आंसर इसका जो फ्रेंड्स हो जाएगा वो बी हो जाएगा, है ना, कार्बोहाइड्रेट का। आइए देख लेते हैं। तो देखो भाई इंसुलिन का उत्पादन कहाँ से, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इंसुलिन का उत्पादन पैनक्रियाज मतलब कि अग्नाशय ग्रंथि से होता है ना। यह हार्मोन की मैं बात करूँ तो यह एक प्रोटीन होता है जो ग्लूकोज समस्थापन के नियम में मुख्य भूमिका निभाता है। इंसुलिन लक्ष्य कोशिका, इस लाइन को समझिएगा, लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन बनने की प्रक्रिया को क्या करता है, ये जो है प्रेरित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछे जा सकते हैं। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का ही एक क्या है, तो रूप है, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है या फिर जमा होती है।
क्या होगा आंसर? बिल्कुल आंसर डी इज द राइट आंसर। ये ग्लाइकोजन के रूप में जो है स्टोर होता है। देखिए शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा शुगर, वसा, प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। तो शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तन हो जाती है, जो एक सरल शर्करा है ना। यह अवशोषित होकर रक्त से क्या होगा, विभिन्न अंगों, यहाँ पे अंग देख रहे हैं, उत्तकों में पहुंच जाती है। यकृत व मांसपेशियों में मुख्यतः ग्लूकोज या ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है, स्टोर होता है, जमा होता है। देख सकते हैं इसका जो एक्सप्लेनेशन है कितना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है जो आंत्र है ना, आंत्र ज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, ये पूछा है। बिल्कुल आंसर डी हो जाएगा। ये आंत को प्रभावित करता है, इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, तीसरा का डी। बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिएगा ये रोग का नाम है और ये प्रभावित अंग है। तो जो टाइफाइड या फिर हैजा, टाइफाइड और हैजा बीमारी जो है ये इंटेस्टाइन को, आंत को प्रभावित करता है। टीबी हो गया, प्लेग हो गया, निमोनिया हो गया, ये फेफड़ा को मतलब कि लंग्स को जो है प्रभावित करता है। टेटनस और कोढ़ हो गया, ये तंत्रिका तंत्र जो होता है ना उसको प्रभावित करता है। डिप्थीरिया, काली खांसी, यह जो है श्वास नली को प्रभावित करता है। तो ये मल्टीपल टाइम रिविजन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मनुष्य में, अगला क्वेश्चन है मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा जो है सामान्यतः कौन सा अंग क्या होता है, प्रभावित होता है। बिल्कुल डी हो जाएगा। जो लीवर होता है ना वो प्रभावित होता है इससे। यकृत, देखिए यकृत जिसे हम लोग इंग्लिश में लीवर कहते हैं, एक मुख्य पाचक ग्रंथि, डाइजेस्टिव ग्लैंड है, जो खाद्य विषाक्तन, इंग्लिश में हम लोग एफ्लाटॉक्सिन कहते हैं, द्वारा प्रभावित हो जाता है ना। एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ कुछ कवक जैसे, ये कौन सा होता है, एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, तो ये एस्परजिलियस तथा जो है पेनिसिलियम की कुछ प्रजातियां उत्पन्न कर भोजन को क्या करता है, ये विषैली बना देता है या फिर विषैली कर देता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये कवक ही आमतौर पे होता है। अगला क्वेश्चन है एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। एंजाइम जो लाइपेज है इसका क्या स्रोत है, ये पूछ रहा है। आंसर हो जाएगा लाइपेज जो है ये अग्नाशय से है ना, पेनक्रियाज से। ये लाइपेज नामक जो एंजाइम है ना, ये डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं भाई कहाँ से जो है स्रावन होता है, तो ये पेनक्रियाज से होता है ना लाइपेज का। तो आंसर क्या होगा भाई, अग्नाशय हो जाएगा, पेनक्रियाज हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। तो देखिए भाई हमारे भोजन सामग्री में अधिकांश जो लिपिड्स सरल वसाओं अर्थात ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में होते हैं। लिपिड्स के पाचन में जो है लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लाइपेज का स्रावन कहाँ से होता है, तो पेनक्रियाज से। डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। बार बार कह रहा हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया हूँ, बहुत कायदे से ये सारे टॉपिक डायग्रामिकली पिक्टोरियल फॉर्म में समझा चुका हूँ। यह लिपिड्स को वसीय अम्लों तथा मोनोग्लिसराइड्स में जो है क्या करता है, इसे तोड़ देता है, विखंडित करता है। लाइपेज एंजाइम प्राकृतिक रूप से कहाँ से, तो अग्नाशय, अभी जो मैं बताऊँ, पेनक्रियाज तथा आमाशय दोनों से, मतलब कि पेनक्रियाज से भी या स्टोमक से भी स्रावन होता है, दोनों है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिख भी दिया हूँ कि ये प्राकृतिक रूप से अग्नाशय तथा आमाशय से स्रावित होने वाले रस है ना, स्रावित होने वाले रस में क्या होता है, उपस्थित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। देखिए जो पित्त रस है, पित्त में जो है कोई पाचन एंजाइम नहीं होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पित्त में जो है कोई पाचन एंजाइम नहीं होता है, फिर भी यह जो है लिपिड्स के पाचन एवं अवशोषण में सहायक होता है। यह वसा की जो है यह वसा का क्या करता है, तो यह जो है इम्प्लीसीकरण करता है, इंग्लिश में से हम लोग एम्प्लीफिकेशन कहते हैं ना, ये करता है। पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में क्या करता है, ये सहायक होता है। पेप्सिन और रेनिन कहाँ से स्रावन होता है, तो जाहिर सी बात है जो आमाशय होता है ना, वहीं से वो जो है श्रावन होता है ना, आमाशय के वाल से। अगला क्वेश्चन है वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, क्या नाम है, ये पूछ रहा है। बिल्कुल जो लोग सी टिक कर रहे हो, इसका नाम है इमाइलेज। देखिए इमाइलेज की मैं बात कर लूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं इमाइलेज पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिश्रित होने वाला पहला एंजाइम है। इमाइलेज एक प्रकार का एंजाइम या विशेष प्रोटीन है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में क्या करता है, ये मदद करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है, ये पूछा है। बिल्कुल जो लोग सी टिक कर रहे हो, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, देख सकते हो 17वीं पेज में पूछा गया है। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया हूँ बहुत कायदे से, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सब बहुत कायदे से पढ़ाया हूँ, जाके देख लेना वीडियो, इसलिए थ्योरी क्लास इंपॉर्टेंट है। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पाया जाता है। यह जो है भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है, लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से मतलब कि अपाचन हो जाता है। क्या हो जाता है, अपाचन हो जाता है। आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से क्या होता है, अपाचन हो जाता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम जो है क्या करते हैं, तो दूध या मैग्नीशियम जैसे कोई प्रति अम्ल लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, और यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को क्या करता है, ये उदासीन कर देता है, घटा देता है, ठीक है, जिससे खाना पच पाता है शरीर में। तो देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट लाइन सब है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि
देखो ये 66 पेज में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि करवाहट के लिए मानव जीव संवेदनशील क्षेत्र है। मानव जीव का कौन सा क्षेत्र संवेदनशील है? मैं पुनः कह रहा हूँ बार बार, डाइजेस्टिव सिस्टम याद जाके पढ़ना, बहुत कायदे से पढ़ाया हूँ। इसका जो आंसर होगा 8 नंबर का, हाँ बिल्कुल, जो लोग आंसर टिक कर रहे हो सी सही, ये जो पीछे वाला जीव का भाग होता है ना वो होता है, तो सी आंसर हो जाएगा। देखो भाई, मानव जीव का अग्र छोर जो अगला वाला हिस्सा होता है ये मीठे होता है, पिछले वाला भाग कड़वे होता है, पार्श्व किनारे जो होता है ना, पार्श्व किनारे ये खट्टे होते हैं, और अग्र छोर एवं किनारे नमकीन स्वाद का अनुभव करते हैं, तो करवाते हैं, तो बहुत ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी, दोबारा सुनिए, कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी के रूप में कार्य करती है? ठीक है, तो बिल्कुल आंसर जो है ये एक ऐसा जो है ग्लैंड है, ग्रंथि है, जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों के रूप में कार्य करता है, वो करता है पैनक्रियाज। मैं बार बार कह रहा हूँ फ्रेंड्स, जाके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से पढ़ना, बहुत कायदे से पढ़ाया हूँ। जब तक आप डायग्रामिकली नहीं समझोगे ये टॉपिक आपके पल्ले नहीं पड़ने वाले हैं। ठीक है, देख सकते हैं ये टॉपिक है, बहुत कायदे से डायग्रामिकली पढ़ाया हूँ, ठीक है ना, तो जाके जरूर इसे पूरा कर लेना, है ना। जैसे लाइपेज के बारे में आप देख सकते हैं, अभी आपने देखा ना, लाइपेज हो गया, एमाइलेज हो गया, इलियम क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, सब कुछ एकदम जीरो से मैं पुनः कर रहा हूँ, पढ़ाया हूँ, तो जाके देखना। जैसे जीव का जो है अलग अलग भाग है, अभी आपने देखा है ना, बहुत कायदे से पढ़ाया हूँ, डायग्रामिकली समझाया हूँ, तो जाके जरूर पढ़ना इस टॉपिक को अच्छे से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ये अग्नाशय हो जाएगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिए ना, पेनक्रियाज हो जाएगा राइट आंसर। देखिए यहाँ पे तो देख लीजिए, कह रहा है कि अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय मतलब पेनक्रियाज एक मिश्रित ग्रंथि है, जिसमें बाह्यस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों प्रकार के टिश्यू मतलब कि उत्तक मतलब कि टिश्यू कोशिकाएं, टिश्यू मतलब या कोशिकाएं, जाहिर सी बात है कोशिका से मिलकर उत्तक का निर्माण होता है, एक से अधिक कोशिका से मिलकर उत्तक का निर्माण होगा, तो उत्तक बोले या कोशिका बोले, तो उत्तक या कोशिका होती है। पैनक्रियाज मतलब कि अग्नाशय के दो मुख्य कार्य है। देखो बहिस्रावी, बहिस्रावी में क्या होता है, तो यह मुख्यतः पाचन। अब यहाँ पे आपके ये सर पेनक्रियाज कौन सा है, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखो भाई, यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा यही पेनक्रियाज है ना, यहाँ पे पत्ती जैसे आकार है, यहाँ पे दिख रहे हैं, मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे इस तरीके से बना हुआ है, लेकिन अंदर में है ये जो स्टोमक देख रहे हैं, तो उसके जस्ट अंदर में है ना, ग्रीन कलर का जो देख रहे हैं, यहाँ पे अंदर में इस तरीके से रहता है ना, ये पेनक्रियाज है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिए। तो देखो बहिस्रावी यह मुख्यतः पाचन तंत्र में जो है एंजाइम उत्पादन में सहायक होता है। अंतःस्रावी में जो है क्या होता है, तो यह मुख्यतः रक्त शर्करा को क्या करता है, विनियमित करता है। विनियमित का मतलब होगा कि नियंत्रित करता है, ठीक है, तो नियंत्रित करता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, जाहिर सी बात आंसर क्या होगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, छोटी आंत होगा, ठीक है। देखो भाई, यकृत की मैं बात कर लो, लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह छोटी आंत मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है तंतु पर अर्थात डायफ्राम के ठीक नीचे, ये डायफ्राम के ठीक नीचे होता है, और इसका जो रंग होता है ना, ये गहरे लाल भूरे रंग का होता है। इसका भार लगभग देखा जाए तो 1.5 किलोग्राम है का होता है। यह अनेक क्रियाओं का जो है संपादन करता है, और इसकी मुख्य क्रियाएं जो है मतलब कि कार्य है पित्त का उत्पादन करना, और एक काम और ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोजेनेकोसिस क्रिया द्वारा जो है क्या करता है, यह ग्लूकोज का ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करता है, परिवर्तन करता है। ये भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ये पूछा है। अंतःस्रावी में नहीं बोल रहा हूँ, अंतःस्रावी नहीं है ये पूछा है, बिल्कुल सी हो जाएगा। जो लैक्रिमल है ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। देखो भाई, लैक्रिमल ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, यह ग्रंथि प्रत्येक नेत्र गोलक के ऊपर स्थित होता है लैक्रिमल, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक आंख में आंसू आ जाते हैं। तो आंख में जो आंसू आता है ना, ये लैक्रिमल ग्रंथि के द्वारा, तो ये अंतःस्रावी नहीं है, ये बाह्यस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। ये प्रत्येक कला के ऊपरी पार्श्व क्षेत्र में स्थित है। अंतःस्रावी ग्रंथि नलिका विहीन ग्रंथि होता है, जो हार्मोन को सीधे रक्त में जो है स्रावित करती है। हमारे शरीर में संगठित अंतःस्रावी ग्रंथियां, जैसे हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं ना, पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, तो पिट्यूटरी हो गया, पेनियल हो गया, थायराइड हो गया, अधिवृक्क हो गया, पेनक्रियाज हो गया, पैराथायराइड्स हो गया, थाइमस हो गया, ये सब क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है ना, अंतःस्रावी ग्रंथि है। और जनन ग्रंथि भी होते हैं, ये जिसका अभी मैं नाम लिया हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव का स्वाद नहीं है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो भाई, ये भी क्वेश्चन 690 में पूछा गया था, है ना, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 12 का, ये डी हो जाएगा ना, साफ साफ आपको दिख रहा है। जो चौथा नंबर में है, मसालेदार, हमारे जी का स्वाद है ही नहीं, और यहाँ पे तीखा, बाकी मीठा हो गया, नमकीन हो गया, उमामी हो गया, है ना, करवा हो गया, खट्टा हमारे जीव का स्वाद है। तो बेसिक सा क्वेश्चन था। देखो, मीठा हो गया, करवा, नमकीन, खट्टा, उमामी जीव का स्वाद है, तीखा तथा मसालेदार जीव का स्वाद नहीं है, बेसिक सा क्वेश्चन है। उमामी स्वाद प्रमुख रूप से प्रोटीन, मांस, अंडे जैसे खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है ना, तो ये बेसिक से बात है, हमें जी से पता चल जाता है ना। अगला टॉपिक है आप लोगों का विटामिन एवं पोषण, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन पढ़ाया हूँ आपको, बहुत कायदे से जाके पढ़ना। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? कार्बोहाइड्रेट है, ये पूछा है। सी आंसर हो जाएगा चावल, जाहिर सी बात है उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत होता है। देखो
चावल की मैं बात करूँ तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है, जिसमें देखा जाए तो 100 ग्राम पके हुए चावल में लगभग देख सकते हैं 25.5 मतलब कि 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। वास्तव में चावल में 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है। चावल में मैं बात कर रहा हूँ। चावल साधारण खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक जो है विटामिन, खनिज और फाइबर प्रदान करता है। देख सकते हैं, ध्यान रखिए। मानव शरीर में होता है तो जाहिर सी बात है जो जल का मात्रा होगा कितना प्रतिशत तक होता है ये कह रहा है। तो देखो ये अप्रॉक्सीमेट लगभग अगर पूछा जाए तो 70% पानी होता है। देखिए हमारे शरीर में का अधिकतम भाग जल से बना है। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग 2/3 है ना, देख सकते हैं, लगभग 70% तक पाया जाता है। पेलेग्रा निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो बिल्कुल विटामिन B3 की कमी के कारण से ऐसा होता है। देखो पेलेग्रा विटामिन B3 जिसे हम लोग नियासिन कहते हैं, इसकी कमी से होने वाला रोग है। पेलेग्रा रोग में जो है दस्त हो गया, त्वचा रोग हो गया, भ्रम होने की स्थिति होने का खतरा बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कोबालामीन निम्नलिखित में से किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? देखो डायरेक्टली विटामिन कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। बिल्कुल बी हो जाएगा। B12 को हम लोग कहते हैं। देखो विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो है साइनोकोबालामीन है। साइनोकोबालामीन है। यह जो है डेयरी उत्पादों, मांस, अंडा आदि से पाया जाता है। सॉरी। विटामिन जो रक्त के थक्के बनने में प्रभावित होता है, जाहिर सी बात है बेसिक सा क्वेश्चन है तो आप कहेंगे सर विटामिन के। ठीक है, देखिए विटामिन के की कमी से शरीर में खून का थक्का मतलब कि ब्लड है ना, क्लोटिंग, जाहिर सी बात है ये धीरे धीरे ब्लड का थक्का एकदम स्लो से बनता है अगर ब्लड क्लोटिंग होता है तो। ठीक है, देख सकते हैं, तो ब्लड क्लोटिंग जो है एकदम स्लो से होता है। विटामिन के की कमी से शरीर में खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है, स्लो से बनेगा। और इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ कहते हैं और इसकी कमी से व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि अधिक रुधिर मतलब कि ब्लड बह जाने का डर होता है, जो कि उसमें ब्लड का थक्का जल्दी नहीं बनता है, स्लो से बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित, आप जैसे बात है अगर ब्लड का थक्का स्लो से बनेगा तो ऑपरेशन करेगा व्यक्ति को तो ब्लड तो बह जाएगा, तो कितना खतरा हुआ है ना, ध्यान रखना। तो विटामिन के की कमी से ऐसा होता है। देखो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्पंदन विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या है, उटपटांग नहीं है भैया, आसान क्वेश्चन है। हालांकि विटामिन के होगा। देखो इसमें कह रहा है कि प्रतिस्कंद विषों के प्रतिविष प्रतिकारक एंटीडॉट के रूप में जो है विटामिन के का प्रयोग किया जाता है और इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ, इससे एंटी हेमोरैजिक फैक्टर भी कहते हैं इंग्लिश में से। रुधिर स्राव रोधी पदार्थ है ना, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसकी कमी वाले व्यक्ति का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता है ना, क्योंकि अधिक रुधिर बह जाता है, बह जाने का डर रहता है इस कारण से ना। रुधिर मतलब ब्लड, अधिक ब्लड बह जाने का। नाम से पता चलता होगा कि रुधिर स्राव रोधी मतलब कि स्लो से ब्लड का थक्का बनेगा है ना, एकदम स्लो प्रोसेस होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? बेसिक सा क्वेश्चन है भाई। तो विटामिन D2 को कहते हैं। आंसर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। ठीक, तो देखो भाई यहाँ पे आप देखेंगे तो विटामिन D2 को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं, जबकि विटामिन D3 को है ना कोली कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन D2 विटामिन डी का वह प्रकार है जो मुख्यतः भोजन व आहार अनुपूरक के रूप में मनुष्यों को प्राप्त होता है। मनुष्य से भोजन में जो है यह मक्खन, मशरूम, दूध, पनीर, मांस, अंडों के जर्दी, मछली के तेल आदि से मिलता है। तो D2 का विटामिन डी के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ। इसकी कमी से क्या होगा? तो बच्चों में जो है सूखा रोग या रिकेटस हो जाता है, हड्डी कमजोर हो जाता है रिकेटस नामक रोग में, खासतौर पर ये बीमारी बच्चे में होता है। मानव शरीर में जो है विटामिन ए भंडारित होता है, तो बिल्कुल यहाँ पे ए हो जाएगा। यकृत में होता है, तो मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए की काफ़ी मात्रा संचित रहती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, जिसकी कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है ना। इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं, जिसका प्रमुख स्रोत जो होता है ये दूध, मक्खन, अंडा, मछली के तेल, गाजर से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा है। क्वेश्चन जब एग्जाम हॉल में आप देंगे तो ध्यान रखिएगा। तो आंसर की दूसरा वाला जो है ये गलत है। देखो भाई टेकेफेरॉल की मैं बात कर लूँ, ये बोला है, तो ये जो आप देख सकते हैं टेकेफेरॉल खासतौर पे विटामिन ए का रासायनिक नाम है, सॉरी विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकेफेरॉल, और विटामिन ई की कमी जो होता है तो जाहिर सी बात है बांझपन की समस्या होता है। यहाँ पे बोला है कि बेरी, जो कि गलत है। बेरी जो है विटामिन बी की कमी से जो है, विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। तो जाहिर सी बात है ये गलत हो गया है ना, तो ध्यान रखिएगा। ये देख लेते हैं। तो कह रहा है कि रेटिनॉल अर्थात विटामिन ए की कमी से जो है जीरोप्थेलिया रोग होता है। साइनो जो है, दोबारा सुनिए कोई बात नहीं, साइनोकोबालामीन विटामिन B12 की कमी से जो है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन, विटामिन B12 का है ना, इसकी कमी से जो है रक्त अल्पता होता है ना। और विटामिन डी का रासायनिक जो नाम है, जिसे हम लोग कैल्सीफेरॉल कहते हैं, तो कोली कैल्सीफेरॉल आप बोल सकते हैं। D3 तथा जो है आर्गो कैल्सीफेरॉल D2 की कमी से बच्चों में रिकेटस नामक रोग होता है, भी आपने देखा। बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है ना, अर्थात थायमिन की कमी से होता है, बेसिक से बात है। और टोकोफेरॉल जो ये बोला है तो जाहिर सी बात है ना, ये तो विटामिन
ई का रासायनिक नाम है ना। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ जाता है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है। फिर से वही क्वेश्चन 10 नंबर का। बिल्कुल यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, चूंकि विटामिन B1 बोल रहा है, ये कहीं ना कहीं गलत है, तो आंसर इसका ई हो जाएगा। ये देख लेते हो भाई। तो देखो, सूर्य के प्रकाश एवं क्रौर यकृत तेल से विटामिन डी के समृद्ध स्रोत है ना। तो जाहिर सी बात है, लीवर तेल से विटामिन डी अगर कमी है शरीर में तो वो आपको मिल जाता है। सूर्य के प्रकाश से डायरेक्टली विटामिन डी मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं। गेहूँ अंकुर तेल की मैं बात कर लूँ से विटामिन ई का जो प्रमुख स्रोत है। उसके बाद अगर देखा जाए तो अल्फा से विटामिन के का प्रचुर मात्रा में मिलता है। संतरा की मैं बात कर लूँ तो संतरा में विटामिन सी की बात कर लूँ तो संतरा जो है संतरा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है। और विटामिन B1 की बात कर लूँ तो संतरा में विटामिन B1 बहुत कम मात्रा में, मतलब कि नहीं के बराबर में पाया जाता है। तो ये भी गलत था, है ना, ध्यान रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है उसे क्या कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, उसे B12 कहते हैं ना। तो कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो विटामिन B12, जिसका रासायनिक नाम है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन, का प्रमुख घटक है। विटामिन B12 वृद्धि मतलब कि ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है तथा इसकी कमी से तंत्र नर्वस सिस्टम कार्य की मतलब कि फिजियोलॉजी में भी जो है गड़बड़ी हो जाती है। विटामिन B12 का महत्वपूर्ण स्रोत मांस हो गया, मछली हो गया, यकृत हो गया, दूध, पनीर इत्यादि इनका प्रमुख स्रोत है। आंत के जीवाणु भी इसका संश्लेषण करते हैं। आंत मतलब इंटेस्टाइन के जो बैक्टीरिया होता है ना, इसका भी संश्लेषण करते हैं, ध्यान रखना विटामिन B12 का। अगला क्वेश्चन है भाई, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होगा। तो स्कर्वी नामक रोग होता है। सी इज द राइट आंसर। दोबारा सुनिए, एक बार मैं पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसकी कमी से एस्कर्बिक नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। विटामिन कार्बनिक पदार्थ होता है। डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं, विटामिन जो होते हैं ना भाई, ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि शरीर को संतुलित रूप से क्या करता है, संचालन के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन का कितना महत्व है देख सकते हो। यकृत में भंडारित होते हैं, क्या होगा, कौन सा विटामिन। बिल्कुल यहाँ पे विटामिन लीवर में जो होता है ना, हमारे लीवर में A B C D ऐसे ध्यान रख सकते हो। विटामिन A भी होता है, B भी होता है, C भी होता है, D भी होता है। तो यकृत मतलब लीवर की मैं बात कर लूँ तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर के अधिकांश जैव रासायनिक कार्य यकृत द्वारा मतलब कि लीवर द्वारा किए जाते हैं। मानव शरीर के यकृत में लीवर में विटामिन आप देख सकते हैं, ये सारे विटामिन A B C D E K संग्रहित होता है। तो ये सारे विटामिन इसमें होता है लीवर में, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन है 14 नंबर का, बिल्कुल डी हो जाएगा। इंसुलिन प्रोटीन होता है। तो देखो भाई, इंसुलिन प्रक्रियाज अर्थात अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग में देखा जाए तो लैंगर हैंस की दीपिका की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा, इंसुलिन। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक सूक्ष्म पेप्टाइड मतलब कि प्रोटीन है जिसकी रचना 51 एमिनो एसिड मतलब कि एमिनो अम्ल से होती है। यह जो है शरीर में ग्लूकोज का उपापचय को नियंत्रित करता है। अधिकतर एंजाइम होते हैं 15 नंबर का, बिल्कुल ये हो जाएगा। अधिकतम एंजाइम प्रोटीन होते हैं। देखिए एंजाइम की मैं बात कर लूँ तो मूलतः प्रोटीन होते हैं जिनका निर्माण प्रायः नाइट्रोजनीय पदार्थ या एमिनो एसिड मतलब कि एमिनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है, ये पूछा है तो एंजाइम होता है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखिए एंजाइम एक जो है जैविकीय उत्प्रेरक है जो प्रोटीन है ना, और अन्य उत्प्रेरक की तरह अभिक्रिया की गति को तेज करता है। जीवों में ज़्यादातर अभिक्रियाएं एंजाइम की उपस्थिति में होती है। उत्प्रेरक के रूप में जो है यह अग्र और उत्क्रम मतलब कि फॉरवर्ड और एंड जो है ये रिवर्स दोनों प्रकार का कार्य करता है। इसलिए यह पदार्थ के निर्माण और संश्लेषण दोनों को उत्प्रेरित करता है, ध्यान रखना। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को क्या करता है, स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, ये कौन सा विटामिन है, ये पूछा है। बिल्कुल सी हो जाएगा, विटामिन सी। विटामिन सी जो है रसदार फल विशेषकर आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, अमरूद में पाया जाता है। यह है ना चर्म को स्वस्थ रखने में जो है जरूरी होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, बहुत कायदे से आपने देख चुके हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो भाई आ गया एस्कॉर्बिक एसिड इज द राइट आंसर। दूध किसका घटिया स्रोत है, तो विटामिन सी का। तो देखो दूध को जो है जैसे बात खट्टे फलों से प्राप्त होता है विटामिन सी, तो आराम से क्वेश्चन का आंसर तक पहुंच सकते हो। दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है क्योंकि इसमें लगभग सभी अनिवार्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन इनमें विटामिन सी की मात्रा अत्यंत होता है, लेकिन अत्यंत कम, बहुत कम होता है। यह विटामिन सी का घटिया स्रोत है ना, एकदम पुअर सोर्स है ना विटामिन सी दूध का। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है, ये पूछा है। सुमेलित है जो आपके ऑप्शन है उसके हिसाब से, तो ये जो मलेरिया है आप देख सकते हैं, दोबारा सुनिए, जो मलेरिया है तो जिनको मलेरिया हो जाता है ना, तो ये जो क्लोरोक्वीन है ना वो दिया जाता है तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट होता है। तो आप देख सकते हैं जैसे हम लोग BCG का टीका
तपेदित से बचाव के लिए लगाया जाता है। मलेरिया के उपचार हेतु जो है मैंने आपको बोला हूँ ना, एक हो गया एराब्रीन, दूसरा जो है यहाँ पे क्लोरोक्विन इत्यादि का प्रयोग किया जाता है जब मलेरिया बीमारी होता है तब। अस्कर्बी की मैं बात कर लूँ तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। और थायमीन को जो है, जाहिर सी बात है, विटामिन B1 का जो है ये रासायनिक नाम है थायमीन। तो बेसिक सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मीठी चीनी बोला है, सबसे मीठी चीनी, ऑप्शन के हिसाब से आपको टिक करना है। तो जो लोग आंसर टिक कर रहे हो ए बिल्कुल सही है। जो फ्रुक्टोज होता है ना, ये सबसे मीठी चीनी माना जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे मीठी चीनी फ्रुक्टोज होती है। फ्रुक्टोज एक प्राकृतिक मोनोसेकेराइड है। मैं क्या बोला हूँ, एक प्राकृतिक जो है मोनोसेकेराइड है, जो लगभग सभी फलों, शहद और कुछ सब्जियों में पाया जाता है। कौन? तो ये फ्रुक्टोज जिसे आप कहते हो। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सबसे मीठी चीनी है क्योंकि ये प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। फ्रुक्टोज का जो अणुसूत्र है ये C6 है, आप देख सकते हैं C6H12O6 होता है। और यह प्राकृतिक में पाया जाने वाला सबसे मीठी शर्करा है फ्रुक्टोज। ध्यान रखना, रट लेना, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, ये क्वेश्चन आता है। शर्करा में सबसे मीठी है, अभी आपने देख लिया तो फ्रुक्टोज हो जाएगा, इज द राइट आंसर। देखो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, पूछे जाते हैं ना मल्टीपल टाइम, आप इसका एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिर्फ ए बी ऑप्शन करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। खुद से भी कर रहे हो तो इसका एक्सप्लेनेशन के साथ चीज़ों को करो। अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि की जो है खराबी किसकी कमी के कारण होता है? तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी से। देखो भाई, आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन एक अमीनो अम्ल है जिसका स्राव थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि से जो है थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतस्रावी हार्मोन, मतलब कि TSH थायराइड। अच्छा, कई बार TSH का फुल फॉर्म पूछ देता है ना, इसका जो फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसका, तो है ना। इसे हम लोग थायरोट्रोपिन भी कहते हैं ना, जिसका स्राव देखा जाए तो अग्र पिट्यूटरी की जो है थायरोट्रॉफ कोशिकाएं करती हैं। रुधिर में आयोडीन एवं जो है थायरॉक्सिन की कमी होने पर पीयूष ग्रंथि, है ना, पीयूष ग्रंथि से, जिसे हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं ना, पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं इंग्लिश में पीयूष ग्रंथि को, तो वहाँ से TSH का स्राव बढ़ जाता है, जिसका प्रभाव किस पे? तो थायराइड को मतलब कि अधिकाधिक हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करना होता है। और शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा? तो गांठ, जिसे हम लोग कहते हैं घेंघा नामक रोग हो जाता है। विटामिन ए उपलब्ध होता है किस में होगा? तो आपके सर गाजर में, अभी आपने दिखाया। तो शरीर में विटामिन ए की मैं बात कर लूँ तो गाजर इसका महत्वपूर्ण स्रोत है विटामिन ए का। तो हम शरीर में जो है विटामिन ए की भरपाई करने के लिए अंडा, दूध, गाजर, पीली या नारंगी सब्जियाँ, पालक, स्वीट पोटैटो, पपीता, दही, सोयाबीन, है ना, तो ये दूसरी पत्तेदार हरी सब्जियां सेवन किया जा सकता है, तो आपको विटामिन ए मिल जाएगा। विटामिन ए हमें जो है कैरोटीन से प्राप्त होता है, कैरोटीन से प्राप्त होता है। चलिए, तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है, वही चीज़ आ गया भाई, क्या होगा ऑप्शन? तो आप कहिएगा सर गाजर, अभी तो आपने बताया। तो देखो ऑप्शन में गाजर है, तो आज गाजर टिक कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर है। गाजर के अतिरिक्त देखा जाए तो विटामिन ए का प्रमुख जो स्रोत है, देखो भाई, गाजर तो है ही, पहले नंबर पे गाजर, उसके बाद हरी सब्जियां भी है, दूध, मक्खन, अंडा, मछली, तेल इत्यादि, ये विटामिन ए का स्रोत है। विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग है रतौंधी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे जीरोथेमिया, अब यहाँ पे रतौंधी नहीं देता है, जीरोथेल्मिया देता है, तो ये विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है ना। त्वचा की कोशिका में परिवर्तन भी देखा जाए तो विटामिन ए की कमी से होता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील जो है? तो देखो भाई, आपको इस तरीके से ध्यान रखना, बी और सी पानी में घुलनशील है, और विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, कीड़ा, ये जो है वसा में घुलनशील है, ठीक है। तो ये है विटामिन बी और सी पानी में, मैं ट्रिक के साथ थ्योरी वाला बैच में पढ़ाया हूँ, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, विटामिन ए हो जाएगा राइट आंसर। सॉरी, क्या बोला था क्वेश्चन को देखिए, कोई बात नहीं, हो जाता है। क्वेश्चन बोला था कि निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो पानी में बी और सी है, तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, इनमें से कोई। आइए देख लेते हैं। तो क्या करा कि पोलैंड के वैज्ञानिक, जिसका नाम था कैसिमिर फंक, इसका नाम था फंक, कैसिमिर फंक ने पहली बार विटामिन की अवधारणा का जो है निरूपण किया था। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया इन्होंने ही, फंक ने ही, ठीक है। अब तक लगभग देखा जाए तो 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं, है ना, जिसे खोज चुके हैं, जिनकी 2 प्रमुख श्रेणी है। तो जैसी बात है, जल में जो घुलनशील विटामिन है बी और सी है, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के है ना, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म वो स्ट्रिक में कीड़ा से ध्यान रख सकते हैं। तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं ना। तो विटामिन को सहायक आहार भी कहा जाता है, विटामिन को सहायक आहार भी कहा जाता है, तो डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खमीर का उपयोग डाइस के रूप में किया जाता है। 27 का भाई, बिल्कुल जो लोग सी टिक कर रहे हो शराब में, है ना। तो देखो भाई, खमीर जिसे हम लोग ईस्ट कहते हैं, है ना, तो ईस्ट मतलब कि खमीर का उपयोग शराब और बियर जैसे मादक पेय पदार्थ के उत्पादन के लिए किया जाता है। इसका उपभोग ब्रेड के उत्पादन में भी किया जाता है। मनुष्य के लिए पोषक या फिर पोषण पूरक के रूप में भी इसका खमीर का, जिसे हम लोग ईस्ट कहते हैं, ये वाला ईस्ट है ना, ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये खमीर इसे हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में ईस्ट कहते हैं इसे। तो इसका प्रयोग किया जाता है, पोषक पूरक के रूप में भी किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक है शोषण तंत्र।